दोस्तों, स्वागत है आपका जूनियर जीआरएफ नम्रता चैनल पर, जहां हम बात करते हैं अपने हिस्ट्री के नोट्स के बारे में। तो इसके पहले जो है हमने 11 क्लास ले चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप इसके पहले जाके उसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है द्वितीय नगरीकरण। तो द्वितीय नगरीकरण में हम देखेंगे जो 600 ईसा पूर्व के जो बाद का जो समय था उस टॉपिक को हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं उत्तर वैदिक काल। जो उत्तर वैदिक काल है इसमें जो है लोहे की खोज और प्लस लोहे की गलाने की तकनीकी के बारे में जो है ज्ञान हो चुकी थी। और जब लोहे की खोज हो गई तो लोहे का जो हल और फाल बनने लगा, और जब लोहे का हल और फाल बनने लगा तो उसे गहरी जुताई होने लगी और गंगा घाटी में जो है पानी की जो है उपलब्धता हो गई। और अगर जान मान लीजिए जब गहरा जो है जुताई भी होने लगा और पानी की उपलब्धता भी थी, जब ये दोनों चीज़ें मिला तो जो है आर्थिक उत्पादन जो है वो बहुत तेज़ी से हुआ और गैर कृषि गतिविधियाँ जो थी वो भी जो है बढ़ने लगी। इस तरीके से जो है विनिमय यानी कि व्यापार और वाणिज्य का विकास हुआ और क्षेत्रीय दरार कम हुआ। क्षेत्रीय दरार का मतलब ये हुआ कि अब लोग एक जगह से दूसरे जगह आने लगे, एक क्षेत्र के लोग दूसरे क्षेत्र में जाके जो है अपना आयात निर्यात करने लगे। तो इस तरीके से जो क्षेत्रीय दरार था वो भी कम होने लगा। और उसके बाद जो है पहले जो जनपद थे अब वो कई सारे जनपद जो मिलकर जो है महाजनपद का उदय करते हैं। और जब महाजनपद का उदय होता है तब इसे हम द्वितीय नगरीकरण के नाम से जानते हैं। द्वितीय नगरीकरण इसलिए इसे कहते हैं क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता को जो है प्रथम नगरीकरण का जो है दर्जा प्राप्त है। इसीलिए जो उत्तर वैदिक काल के बाद जो है जब प्रगति होती है तो उसे हम जो है प्रथम नहीं द्वितीय नगरीकरण के नाम से जानते हैं। देखिए इसमें बताया गया कैसे कई सारे जो जन हैं वो जन मिलके क्या करते हैं, जनपद मिलते हैं और कई सारे जनपद मिलकर जो है महाजनपद का जो है निर्माण करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जो मुख्य रूप से 16 महाजनपद के बारे में हमें जानकारी मिलती है। जो उसमें से जो है 15 जो थे वो कहाँ मिलते हैं हमें, 15 जो हमें हैं वो गंगा घाटी से मिलते हैं। और एक जो है जिसका नाम है गोदावरी, ये जो है हमें अस्मक से मिलता है। जानकारी का स्रोत क्या है, यानी कि कौन सा ऐसा स्रोत है जहाँ से हमें जानकारी मिलती है कि 16 महाजनपद थे। तो सबसे पहले जो है हमें भगवती सूत्र जो जैन ग्रंथ है और दूसरा हमें जो बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय, इन दोनों से जो है हमें जानकारी मिलती है कि जो भारत में जो 16 महाजनपद थे उन 16 महाजनपद में जो 15 महाजनपद थे वो हमारे गंगा घाटी में थे और एक जो हमारा महाजनपद था गोदावरी नदी यानी दक्षिण भारत में जो है उसका नाम था अस्मक, वो थी। अब हम देखेंगे कि जो जनपद थी और उनकी राजधानी क्या थी। एक था जनपद, दूसरी उनकी राजधानी क्या थी। तो सबसे पहले देखते हैं हम काशी। तो काशी की राजधानी वाराणसी थी। कोसल की राजधानी श्रावस्ती यानी कि अयोध्या थी। तीसरा हमारा अंग है। अंग जो है, अंग की जो राजधानी थी चंपा यानी कि आज का जो भागलपुर और बिहार है यानी कि बिहार में मुंगेर है, उसको जो हमें अंग की चंपा की राजधानी कहा जाता है। चौथा हम देखते हैं मगध। मगध की जो राजधानी थी जो पहले राजगृह थी जिसको हम गिरिवर्च के नाम से भी जानते थे, और ये जो है आज का जो पटना और गया का जो भाग है उसे जो हम राजगृह के नाम से जानते थे। पांचवा है वत्स। वत्स का जो है वो कौसंबी आज का प्रयागराज, और वज्जी जो है उसकी जो राजधानी थी वैशाली यानी कि आज का विदेह या मिथिला, जिसको हम दरभंगा या मधुबनी जो आजकल के इलाके में है उसको हम नाम से जानते हैं। सातवां हमारा है अवंती। अवंती जो है इसकी दो राजधानी थी, एक है उत्तर में जो थी उसका नाम था उज्जैन और दूसरी जो थी दक्षिण में जिसका नाम था महिष्मती। और जो है इसकी जो ये जो हमारा आज का जो मालवा प्रदेश है वो जो है अवंती का क्षेत्र था। आठवां है मल्ल। मल्ल यानी कि जिसकी राजधानी पावा जो कुशीनगर आज के कुशीनगर जिला में पड़ती है, और यही मल्ल महाजनपद में ही महात्मा बुद्ध ने अपना जो है महापरिनिर्वाण हुआ था, यानी कि जो उनकी मृत्यु जो है यही मल्ल महाजनपद के कुशीनगर में हुई थी। नौवां हमारा पांचाल है। तो पांचाल की जो इसकी भी दो राजधानी थी, उत्तर में काम्पिल्य थी और दक्षिण में जो था हमारा अहि क्षेत्र था। ये दोनों जो है हमारे उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं। 10वां हमारा चेदी है जिसकी राजधानी शक्तिमती थी जो आज के बुंदेलखंड में पड़ता है। 11वां हमारा कुरु है। कुरु जो हमारा जो जनपद था उसकी जो राजधानी थी उसका नाम था इंद्रप्रस्थ, आज का दिल्ली, मेरठ और हरियाणा। 12वां जो है उसका नाम मत्स्य था जिसकी राजधानी विराटनगर, आज का जयपुर। 13वां आपका कंबोज है जिसकी राजधानी हाटक या राजौरी जो उत्तर प्रदेश में पड़ती है। 4वां आपका सूरसेन यानी कि मथुरा, और 15वां आपका अस्मक पोटन गोदावरी नदी के आसपास, और जो 16वां था उसकी राजधानी तक्षशिला थी यानी कि आज का जो पेशावर और रावलपिंडी था।
उसके बाद देखते हैं कि जो बौद्ध साहित्य है उन बौद्ध साहित्यों में जो है क्या क्या जानकारी का स्रोत हमें मिलता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं उत्तरापथ जो जानकारी मिलती है जो हम जिसको हम पश्चिमोत्तर में रखते हैं। दूसरा मध्य देश की जानकारी मिलती है। तीसरा हमें प्राची यानी कि पूर्वी के बारे में। चौथा हमें अपरांत यानी मध्य के बारे में। और पांचवा हमें दक्षिणापथ के बारे में जानकारी मिलती है। इक्ष्वाकु वंश को ही हम हैव प्रदोक के नाम से भी जानते हैं। इक्ष्वाकु वंश वही जो थे, इक्ष्वाकु वंश यानी भगवान राम के वंशज खुद को मानते हैं, तो वही इक्ष्वाकु वंश जो थे वो हैव प्रदोष के नाम से जाने जाते थे। अब हम देखते हैं कि वज्जी जो एक महाजनपद था, इसमें हम देखते हैं कि ये 8 राजाओं का गढ़ संघ था जिसको हम अट्टकुली के नाम से जानते थे। और इन 8 संघों में से वज्जी, लिच्छवी, विदेह, गायत्रिक ये जो तो क्या थे महत्वपूर्ण थे। और जो सबसे महत्वपूर्ण था उसका नाम था लिच्छवी, जो सर्वाधिक शक्तिशाली था और विश्व का पहला गणतंत्र था। यानी कि वज्जी महाजनपद जो था, वज्जी महाजनपद में 8 लोगों का मिलके जो है एक संघ बनता था और जो भी न्याय करना था, जो भी बात करनी थी, आपस में पहले जो है विचार विमर्श कर लेते थे और उसके बाद जो है अपना निर्णय देते थे। जैसे हम आज का अपना गणतंत्र यानी कि जो है भारत देखते हैं, वैसे जो था यही नियम जो था वज्जी संघ में था। यानी कि एक जो राजा का प्रभुत्व नहीं था कि राजा जो चाहे वो कर सकता है। लोग आपस में जैसे आज के मंत्री परिषद में आपस में मंत्रणा हो जाती है उसके बाद ही कोई निर्णय निकलता है, उसी तरीके से वज्जी संघ में था। इन 8 संघों से इन 8 जो संघ थे इन आपस में जब बात कर लेते थे उसके बाद ही जो है कोई नियम कानून जो है बनता था और लोगों पे लागू होता था। इसीलिए जो है वज्जी संघ को जो है विश्व के पहले गणतंत्र के रूप में जाना जाता है। अब हम देखते हैं कि इन 16 महाजनपद में जो मगध महाजनपद है वो सबसे अलग निकल कर आया, यानी कि जो सबसे प्रभुत्वशाली बना। और इन 16 महाजनपदों में से धीरे धीरे कई सारे महाजनपदों को जो है मगध जो साम्राज्य था उसने जो है अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो मगध साम्राज्य जो था उसका उदय का जो कारण था, यानी जो वो इतनी तेज़ी से उत्कर्ष क्यों हुआ, उसके पीछे का क्या कारण था कि वो इतना जल्दी प्रगतिशील हो गया, तो उसका जो मुख्य कारण था, एक है उसका भौगोलिक कारण और दूसरा उसका है जो उसका नेतृत्व करता थे वो कुशल थे। तो पहले हम भौगोलिक कारण में देखते हैं कि इसमें क्या था कि जो इसकी राजधानी थी वो 3 तरफ पहाड़ियों से घिरी हुई थी, इसलिए वो अभेद्य थी, यानी उसे आक्रमण करके हराया आसानी से नहीं जा सकता था। दूसरा जो है प्राकृतिक जंगल, इमारती लकड़ी और जंगल हाथी सेना के लिए भी पर्याप्त थी। और तीसरा था लोहे की खोज, कहाँ की गई थी, राजगीर में। और राजगीर में जब की गई तो अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए जो है उसकी कमी नहीं होती थी। और दूसरे जो इसके नेतृत्व करता थे उसमें हम देखते हैं बिंबिसार को और दूसरे जो हम देखते हैं अजातशत्रु को। अब हम देखते हैं जो मगध वंश है, मगध वंश से कौन कौन से वंश आए, तो सबसे पहले आए थे हैं उसमें हर्यक वंश। तो जो हर्यक वंश है, तो हर्यक वंश से पहले भी ऐसी जानकारी मिलती है जो मैं पुराणों में देखने को मिलती है कि हर्यक वंश के पहले जो है मगध में जो है बृहदत्थ नाम का जो शासन करता था, बृहदत्थ वंश का शासन था, जिसमें हम देखते हैं जो जरासंध था। और जब जरासंध को श्री कृष्ण के द्वारा जो है मरवा दिया गया था तो उसके बाद उनके पुत्र जो है कृष्ण तृतीय को राजा बना दिया गया और उसके बाद जो है हमें हर्यक वंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो उस तरीके से जो हर्यक वंश था उसके जो संस्थापक थे जिनका नाम था बिंबिसार, और बिंबिसार के जो पुत्र होते हैं जिनका नाम है अजातशत्रु, जिन्होंने अपने पिता की हत्या करके और उनके जो साम्राज्य है उसको हथिया लिया था, इसलिए इनको हम जो है कुड़िक के नाम से भी जानते हैं। और अजातशत्रु के बेटे होते हैं उदाइन, उदाइन ने भी अजातशत्रु को मारकर जो है गद्दी पाई थी। और जो है हर्यक वंश के जो अंतिम शासक थे जिनका नाम था नागदशक, इनकी जो हत्या है इनके ही जो सेनापति थे इनका नाम था शिशुनाग, उनके द्वारा कर दिया जाता है। और जो मगध वंश है, मगध साम्राज्य पर एक नए राजवंश की स्थापना होती है जिसका नाम होता है नागवंश, यानी कि शिशुनाग वंश। जैसे शिशुनाग वंश में हम देखते हैं शिशुनाग होते हैं, कालाशोक होते हैं, कालाशोक के समय ही देवती बहुत संगीती हुई होती है। और इनके बाद हम देखते हैं नंद वंश। तो नंद वंश में जिसको हम देखते हैं जिसका नाम हम घनानंद को देखते हैं, जो घनानंदी थे। और इसके जो नंद वंश के जो संस्थापक थे जिनका नाम था महापद्म नंद, और महापद्म नंद के ही बेटे थे जिनका नाम था घनानंद। और घनानंद के समय में सिकंदर ने जो मैसेडोनिया के शासक थे उन्होंने भारत पर आक्रमण किया था, लेकिन वो ब्यास नदी को पार नहीं कर सके थे। और घनानंद को जो है हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के बाद आते हैं जो मौर्य वंश के जो अंतिम शासक थे उनकी जो हत्या करके जो है शुंग वंश के जो शासक थे पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की।
और शुंग वंश को अब जो है अपदस करके कर्ण वंश आता है। और इस तरीके से जब कर्ण वंश के बाद ये जो दक्कन के जो शासक थे जिनका सातवाहन के नाम से जानते हैं, उन्होंने ही जो क्या किया कि वो जो है उत्तर भारत पर आक्रमण करके और कर्ण वंश के जो भी साम्राज्य थे यानी कि उस पर जो है अपना प्रभुत्व हासिल कर लिया। तो इस तरीके से याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप जो है इस तरीके से इसको लाइन में याद कर लीजिए कि पहले कौन सा राजवंश आया, क्योंकि जो है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है क्रोनोलॉजी बेस्ड जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो लोग जो है इसी में कन्फ्यूजन सबसे ज़्यादा होती है। अब हम देखते हैं कि हमारा जो है हर्यक वंश के बारे में हम विस्तृत रूप से देखेंगे कि हर्यक वंश क्या था। तो हर्यक वंश में हम देखते हैं जो इसका शासनकाल है वो 544 ईसा पूर्व से लेकर 412 ईसा पूर्व है, जिसमें सबसे पहले जो शासक थे जिनका नाम था बिम्बिसार। और बिम्बिसार ने जो अपनी राजधानी बनाई थी जिसका नाम था गृहविज या राजगृह। और इन्होंने जो है विवाह किया था किससे किया था, तो कौशल देवी यानी कि कौशल राज प्रसेनजित की बहन कौशल जो आज का अयोध्या और जो लिच्छवी राजकुमारी चेलन्ना से इन्होंने विवाह किया था। बिम्बिसार के बेटे होते हैं जिनका नाम है अजातशत्रु। और अजातशत्रु को जो हमने पहले ही आपको बताया कुड़िक के नाम से जाना जाता है क्योंकि उन्होंने अपने पिता की हत्या कर दी थी। और जो है इन्होंने राजगृह की जो इनकी राजधानी थी उसकी घेराबंदी कर दी ताकि वो मजबूत हो जाए और शत्रु से जो है वो सुरक्षित हो जाए। और उसके बाद जो है काशी और वृज्जिशंक को मगध में जो है इन्होंने मिलाया। लेकिन मिलाया कैसे, जो इनके मंत्री थे जिनका नाम था वर्षकार या वत्सकार, उनके जो सहायता से जो है ये जो है वज्जीशंक को मगध में मिलाते हैं। यानी वज्जीशंक जो इतना शक्तिशाली था उसको जो है ये अपने साम्राज्य में मिला पाते हैं। और मिलाते कैसे हैं कि वो उनमें क्या कर देते हैं, फूट डाल देते हैं और फूट डालने के बाद जो है उन पर आक्रमण करते हैं। उसके बाद उसको अपने साम्राज्य में मिला लेते हैं। इन्होंने इस युद्ध में जो है मुख्य रूप से 2 ऐसे हथियारों का प्रयोग किया था जो है इसके पहले जो है उन हथियारों का प्रयोग नहीं हुआ था, जिसमें हम देखते हैं रथमूसल और महाशिलकंटक, जिसमें हम देखते हैं कि महा का मतलब बहुत और सील का मतलब पत्थर और कंटक का मतलब चुभने वाला। तो इस तरीके से इन्होंने जो है अपने साम्राज्य को जो है मगध साम्राज्य को और भी जो है फैलाया। और उसके बाद हम देखते हैं उदयन को। उदयन ने जो है गंगा और सोन नदी के तट पर कुसुमपुरा यानी पाटलिपुत्र को जो है राजधानी बनाया। तो ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पाटलिपुत्र है उसको राजधानी सबसे पहले किसने बनाया था, तो जो पाटलिपुत्र को सबसे पहले राजधानी जो है उदयन ने बनाया था। और ये किस धर्म को मानते थे, ये जैन मतानुयायी थे। और जो है हर्यक वंश के जो अंतिम शासक थे जिनका नाम है नागदशक, और इनकी हत्या जो है शिशुनाग के द्वारा कर दी जाती है और शिशुनाग वंश की स्थापना की जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि कौन कौन से शासक थे और व्यक्ति थे जिन्होंने महात्मा बुद्ध को जो है बिहार दान में दिया था। बिहार का मतलब होता है कि जहाँ वो लोग रहते थे, जो भी जैन धर्म के जो भी हमारे बौद्ध धर्म के जो भिक्षु थे वहाँ रहते थे। तो इस तरीके से जो है कौन कौन से शासक हुए जिन्होंने बिहार दान में दिया था। जिनमें सबसे पहले देखते हैं बिम्बिसार को जिन्होंने वेलुवन बिहार दिया था। आम्रपाली, जिसके बारे में आपने पढ़ा ही होगा, मैंने आपको पढ़ाया है कि आम्रपाली जो नगर वधु थी अजातशत्रु के शासनकाल में वैशाली की, उन्होंने जो है जब वो महात्मा बुद्ध से शास्त्र में हार गई तो उन्होंने अपना आम्र वाटिका जो है वो दान में दे दिया और बौद्ध धर्म की भिक्षुड़ी बन गई। लिच्छवी जो है जो लिच्छवी के जो लोग थे उन्होंने कुटाग्रशाला दिया। उदयन ने घोषिताराम दिया। प्रसेनजित ने पूर्वाराम दिया। और जो है हमारे अनाथ पिंडक ने जो है चितवन बिहार दान में दिया था। अब हम देखते हैं जो मगध साम्राज्य का दूसरा वंश होता है जिसका नाम है शिशुनाग वंश। वो जो है 412 ईसा पूर्व से 345 ईसा पूर्व के जो है इसका शासनकाल रहता है। और जो इसके संस्थापक हैं जिनका नाम है शिशुनाग जो है इनके संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं कि जो मैं जो आपको अपने ओरली बता रही हूँ, आप उसको भी जो है अलग से नोट डाउन जो है अपने नोट्स में बिल्कुल कर लीजिएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि शिशुनाग वंश के जो संस्थापक थे जिनका नाम जो है इन्होंने जो है क्या क्या काम किया था, तो इन्होंने जो है अवंती और वत्स को जो है मगध में मिला लिया, यानी कि मगध का साम्राज्य का जो है विस्तार किया था। इन्होंने वैशाली को अपनी दूसरी राजधानी बनाई। तो अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि वैशाली को दूसरी राजधानी किसने बनाई थी, तो वैशाली को दूसरी राजधानी जो है कालाशोक ने, जो इन्हीं के शासनकाल में थे, जिनका नाम था कालाशोक ने बनाया था। तो वो उन्होंने बनाया था।
और लिच्छवियों ने इनके समय क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था। यानी कि जिन लिच्छवियों को अजातशत्रु ने अपने शासन काल में मिलाया था, उन्होंने जो है शिशुनाग वंश के शासन काल में जो है विद्रोह कर दिया था। तीसरे हम वंश को देखते हैं जिसका नाम है नंद वंश। नंद वंश में हमें 10 राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है। इनका जो शासनकाल है वो 345 ईसा पूर्व से लेकर 323 ईसा पूर्व की हमें मिलती है। इसमें जो सबसे पहले जो इसके संस्थापक माने जाते हैं जिनका नाम है महापद्म नंद, और इन्होंने जो उपाधि धारण की थी जिनका नाम है जो है सर्वछत्रांकक। पुराणों में उल्लेख मिलता है इनको एक राठ, एक छत्री या भार्गव के नाम से जाना जाता है। इनके जो पुत्र होते हैं जिनका नाम है घनानंद, और इन्हीं घनानंद के शासनकाल में उत्तर पश्चिम में विदेशी आक्रमण होता है। जैसे कि मैसेडोनिया के जो सिकंदर थे उन्होंने इन्हीं के शासनकाल में 326 ईसा पूर्व से लेकर 325 ईसा पूर्व में जो है भारत पर जो है आक्रमण किया था। अब हम देखते हैं कि जो नंद वंश है उसके शासनकाल में तो प्राचीन भारत में जो विदेशी आक्रमण हुआ था उसके पहले जो है एक भाग तो पहले, यानी कि जो प्राचीन भारत में जो विदेशी आक्रमण हुए थे वो नंद वंश के शासनकाल में आने से पहले ही एक बार और जो है उन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। उसमें सबसे पहला जो आक्रमण है उसमें हम देखते हैं कि हखमनी का आक्रमण था, यानी हखमनी साम्राज्य का, जो ईरान के पारसिक साम्राज्य जो साम्राज्य के थे। इनमें जो पहले जिसको सफलता मिली थी जिसका नाम हम दारा या डारा के नाम से जानते हैं, ईरानी ग्रंथ में इसे दायर बाहू के नाम से जानते हैं। और जो संबंधित अभिलेख हमको मिलते हैं जिससे जानकारी मिलती है कि इन्होंने जो है भारत पर आक्रमण किया था, जिसमें हम देखते हैं जो अभिलेख हैं जिसका नाम है बेहिरस्तून, पर्सिपोलस और नक्शे रुस्तम। यानी कि जो नंद, ऐसा नहीं है, अगर ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि उत्तर पश्चिम में जो है प्रथम जो है वो जो विदेशी आक्रमण कौन था, तो जो प्रथम विदेशी आक्रमण था हमारा एंशिएंट काल में, जिसमें हम देखते हैं हखमनी साम्राज्य का था विदेशी आक्रमण, जो ईरान के पारसिक साम्राज्य के जो लोग थे जिनमें हम दारा प्रथम के जो है विशेष रूप से जानते हैं। जो हेरोडोटस थे जिसको हम इतिहास के जनक के रूप में जाने जाते हैं, इन्होंने जो है लिखा है कि जिस भूभाग पर हखमनी साम्राज्य का आक्रमण हुआ था वह पारसिक साम्राज्य का क्या बना, विश्वा प्रांत बना। उसके बाद हम देखते हैं कि जो डेरियस प्रथम थे इनके ही लोगों ने जो है आगे जो है शासन चलाते रहे, जिसमें हम डेरियस द्वितीय और जो है दारा थर्ड को देखते हैं। इन्हीं के समय में ही जो है यूनानी आक्रमण होती है, और उस समय दारा जो थर्ड थे उनका शासनकाल जो है नॉर्थ वेस्ट में यानी कि उत्तर पश्चिम में होती है। यानी कि ये जो थे ये भारत पे जो है जो नदी थी व्यास नदी, इसके अंदर ये मतलब ये उसके पार जो है भारत पर शासन नहीं करते थे, बल्कि उत्तर पश्चिम जो आज का पाकिस्तान अफगानिस्तान है वहाँ ही शासन कर रहे थे। जिन्होंने जो दारा के जो अनुयायी थे, यानी जो दारा के जो पूर्वज थे वो शासन कर रहे थे। लेकिन जब मैसेडोनिया के जो शासक थे सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया तो उस टाइम जो है उनका शासन वहीं चल रहा था उत्तर पश्चिम में, और उन्होंने जो है उत्तर पश्चिम में सबसे पहले इनको ही हराया और उसके बाद जो है ये भारत की तरफ आगे बढ़े। ईरानी आक्रमण का क्या क्या प्रभाव भारत पर पड़ा, तो सबसे पहले जो है समुद्री मार्ग का पता चला और विदेशी व्यापार को बढ़ावा मिला। उत्तर पश्चिम में हमें खरोष्ठी लिपि का प्रचार प्रसार मिलता है। खरोष्ठी लिपि जो है जिसको दाएं से बाएं लिखा जाता है। अरमाइका लिपि का जो है प्रचार प्रसार हुआ, और अभिलेखों को उद्धृत करने की जो परंपरा है इसकी शुरुआत भी जो है हमें ईरानी साम्राज्य से ही मिलती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो द्वितीय आक्रमण हुआ था किसके शासनकाल में हुआ था, यानी पहला जो था यानी कि जो पहला शासन जो आक्रमण हुआ था उसको हम देखते हैं जिसको हम हखमनी साम्राज्य के नाम से जानते हैं, और दूसरा जो है हमको मिलता है वो ग्रीक यूनानी आक्रमण है जो हमें मैसेडोनिया के शासक सिकंदर के द्वारा की गई थी। और इन्होंने जो 326 ईसा पूर्व में बल्ख यानी बैक्टीरिया होते हुए हिंदुकुश पर्वत को, जो आज के हिंदुकुश पर्वत यानी कि अफगानिस्तान में जो पाया जाता है, उसको पार करते हुए ये जो है भारत की तरफ आगे बढ़े थे। और जो है उसके पहले जो है सिकंदर और पोरस के बीच जब हिंदुकुश पर्वत पार करके भारत आते हैं तो बिस्तता जिसको झेलम का युद्ध के नाम से जानते हैं, वहाँ पे जो है इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ, जिसको उसके बाद जो है जो सिकंदर थे वो पोरस की जो वीरता है उससे प्रभावित हो जाते हैं और उनको जो है अपना मित्र बना लेते हैं। और जो सिकंदर की पत्नी थी वो उनको जो है पोरस को अपना भाई बना लेती हैं और राखी बांधती हैं, और उसके बाद जो है सिकंदर ने जो है उनका साम्राज्य जो है उनको वापस लौटा दिया था। तक्षशिला के जो राजा थे आम्भी, जिनका जो दार्शनिक था वो मंडमिक्स था, यानी कि जो हमारे तक्षशिला के राजा थे आम्भी, उन्होंने जो है बिना लड़े ही सिकंदर के सामने जो है आत्मसमर्पण कर दिया था।
जब सिकंदर वापस चला जाता है ब्यास नदी को, जब पार उसके सैनिक नहीं करने के लिए मना कर देते हैं, जो सिकंदर जो है हर थक कर जो है वापस अपने जो है राज्य के तरफ जाने लगता है, तो जो उसके सेनापति जो थे जिनका नाम था फिलिप, उनको जो है भारत में ही छोड़कर वापस जाता है। और जब वापस जा रहा होता है तो 322 ईसा पूर्व में ही बेबीलोन में ही उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है किसको पराजित किया था, फिलिप को पराजित किया था। इसकी जानकारी हमें जो है हेरोडोटस से, एरियन से और स्ट्रैबो से मिलती है। और ऐसी जानकारी मिलती है कि जब चंद्रगुप्त मौर्य ने फिलिप को हराया था तो उसके बाद ही जो है उसने अपनी बेटी जिसका नाम था हेलेना का विवाह जो है चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया था। और अपना जो राजदूत जिसका नाम है मेगनिस्त, उसने जो है मेगनिस्त को जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था, जिसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो यूनानी आक्रमण का क्या क्या प्रभाव पड़ा। तो सबसे पहले जो है मानक सिक्कों का प्रचलन शुरू हुआ। सिक्कों पर राजा की आकृति और सिक्का जारी करने की तिथि, सोने के सिक्के जारी, लेखयुक्त सिक्के जारी। उसके बाद जो है हम देखते हैं कि नंद वंश का जो अंतिम शासक था जिनका नाम था घनानंद, उसको जो है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा पराजित किया जाता है। तो इस तरीके से जब ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय जो है मगध पर शासक कौन था, तो उस समय जो है मगध पर शासक जो कर रहे थे जिनका नाम था घनानंद। उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा मौर्य साम्राज्य है वो मौर्य साम्राज्य के बारे में जो है अच्छे से डिटेल से जानकारी जो है हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।